नमस्कार, न्यूज 19 के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज देश के लिए एक बड़ा गर्व का दिन है। आज सैनिकों के लिए एक बड़ा गर्व का दिन है, क्योंकि आज सशस्त्र झंडा दिवस है। बहुत कम लोग इसके बारे में जानते होंगे, भूतपूर्व सैनिकों और सैनिकों को छोड़कर और उनके परिवारों को छोड़कर, लेकिन ये एक विशेष दिन होता है जो मायने रखता है उन सैनिकों के लिए, उन सैनिक परिवारों के लिए जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी से लेकर अब तक अपने रक्त से इसको सींचा है, इसके विकास में योगदान दिया है, इसकी सुरक्षा में योगदान दिया है। और मेरे साथ जो हस्ती बैठी है वो भी किसी से कम नहीं है, रिटायर्ड कर्नल देवानंद गुर्जर जी। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका भाई साहब कि आपने न्यूज़ 19 पे याद किया मुझे। बड़ा विशेष दिन है सर, और खुशी का दिन है। आप लोग भी अलग अलग तरह के प्रोग्राम आयोजित करते हैं, अधिकतर लोग जानते नहीं है इसके बारे में। आज आप एक विशेष कार्यक्रम में भी गए थे, बतौर मुख्य अतिथि आपने वहां पर शिरकत की। क्या सर ये गवर्नमेंट बेस्ड जैसे दूसरे जब देश राष्ट्र के लिए दूसरे प्रोग्राम होते हैं, जैसे करगिल दिवस हम मनाते हैं, बापू की जयंती हम मनाते हैं, क्या उसी तरह की उस लेवल पे ये जो सशस्त्र झंडा दिवस है यानी कि आर्म फोर्स फ्लैग डे है, इसको मनाया जाता है? देखिए जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, देशवासियों को बताना चाहूँगा, नागरिकों को बताना चाहूँगा कि ये जो सशस्त्र बल झंडा दिवस है ये 1949 से मनाया जा रहा है। और देश के विभाजन के बाद, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी हमारे सैनिकों की बहुत बड़ी शहादत हुई थी और ये माना गया कि एक दिवस इस झंडा दिवस के नाम से मनाया जाने लगा, जहाँ पर जो हमारे सैनिकों ने बलिदान दिया उनके परिवार की देखभाल के लिए एक फंड तैयार किया गया, एक विचार तैयार किया गया जहाँ उनको सम्मान मिले और जहाँ पर इनकी समस्याओं का समाधान हो। तो उस दिवस को उस दिन से हम 7 दिसंबर से मनाते हैं, 49 से लेकर के। इस दिवस का झंडा दिवस से 1993 के अंदर इसका सशस्त्र बल झंडा दिवस नाम कर दिया गया और ये बदलने के कारण इनकी जो कार्यशैली थी वही रहती थी। और इस दिन जो सबसे बड़ी बात है, देखिए, एक ये दिवस ऐसा है जहां पर जो जिन्होंने बलिदान दिया उनके परिवार को सम्मान, उनकी समस्याओं का समाधान और भूतपूर्व सैनिकों की भी समस्या का समाधान करते हुए इस तरह के इस दिवस को रूप में मनाते हैं। और इस दिन सैनिक क्या करते हैं साहब कि हमारा जो केंद्रीय सैनिक बोर्ड और जिला और राज्य सैनिक बोर्ड के मार्फत एक झंडा दिया जाता है, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपके सीने पे आपको मैंने पेश किया और आपको मैंने अर्पित किया। और इसके माध्यम से हम जो भी राशि अर्जित होती है लोगों से, वो एक फंड में जाती है और वहां से इन सैनिकों के परिवार के वेलफेयर में इस्तेमाल की जाती है। सर, यहीं पर मैं एक छोटी सी चीज और बता दूं कि आज के दिन हमारे सैनिक कल्याण अधिकारी और भूतपूर्व सैनिक संगठनों के माध्यम से देश के हर नागरिक तक पहुंचने का हम प्रयास करते हैं इस झंडा दिवस के मार्फत, और बताने का प्रयास करते हैं कि एक इस तरह का दिवस है जहां पर ये सैनिकों का कम दिवस है और नागरिकों का ज्यादा है, जहां पर उनका प्यार, उनका योगदान और उनकी सरकारों द्वारा सैनिकों के बड़ी समस्या समाधान का एक जरिया है साहब। सर, इसको शुरू करने का मकसद क्या था, क्या जरूरत पड़ी थी? और इसी में मेरा एक और सवाल है कि जैसे हर जिले के ऊपर जिला सैनिक बोर्ड होता है, क्योंकि सैनिक भारत का कोई कोना हो वहां से बड़ी तादाद में भारतीय सेना में सेवाएं देते हैं, तो उनको किसी तरह की दिक्कत परेशानी ना हो, इसके लिए जिला स्तर के ऊपर जिला सैनिक बोर्ड खोले गए हैं। क्या इसके लिए भी, क्योंकि आपका मोटिव वही है कि सैनिक परिवार हैं, भूतपूर्व सैनिक परिवार हैं या जो शहीद परिवार हैं, उनको आप लोग मदद पहुंचा सकें, तो क्या इसके लिए भी आपके इसको हैंडल कौन करता है? क्या कोई संस्था इसको हैंडल करती है, इसकी देखरेख करती है, या फिर आपको कोई सूचना मिलती है तो उसके आधार पर आप उन लोगों तक मदद पहुंचाते हैं? जी, देखिए, सेना में जितने लोग जिन्होंने शहादत दी है उसका रिकॉर्ड होता है हमारे पास, जितने उनके परिवार का रिकॉर्ड। देखिए, सैनिक रिटायर हो जाता है पर वो उसका जब तक वो जीवित रहता है, सरकार चाहे राज्य हो चाहे सेंट्रल हो, वो उनकी देखभाल करती है पेंशन के मार्फत और विभिन्न हमारे बोर्ड्स हैं उनके मार्फत। और मैं आपको बता दूं कि एक सेना ही एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें रिटायर होने के लिए हम नौकरी से किए जाते हैं पर हमें कभी भी देश की सेवा में वापस याद किया जा सकता है।
और हमारे जो सेना के चीफ होते हैं वो रिटायर्ड व्यक्तियों के भी चीफ माने जाते हैं, ऐसा एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात आपने कही कि शुरू करने की नौबत क्यों आई, कि देखिए साहब, जब देश के विभाजन के बाद में जब ये 47, 48, 49 आता है तो जरूरत महसूस की गई कि उस दौर में ऐसा बताया जाता है कि पैसों की बहुत कमी थी और सैनिकों की वेलफेयर स्कीम और उनके परिवार की देखभाल के लिए कोई एक ऑर्गेनाइज तरीका नहीं था। तो इसलिए झंडा दिवस के मार्फत उस समय पैसा इकट्ठा किया जाता था जो योगदान मिलता था, और उसके साथ साथ नागरिकों तक पहुंचा जाता था कि वो उनको पता रहे कि सैनिकों का बलिदान क्या है और उनकी समस्याएं क्या हैं। तो ये तो जरूरत पड़ी। और आपने पूछा कि अभी इनकी समस्याओं का समाधान किया कैसे जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए 1980 के आसपास ये केंद्रीय सैनिक बोर्ड गठित किया जाता है। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वैसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस है सेना, पर समाउ किसी कारणवश इसकी जो देखभाल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने इसमें 75% एक्सपेंडिचर सेंट्रल गवर्नमेंट करती है स्कीम्स में और 25% स्टेट गवर्नमेंट्स करती हैं कुछ राज्यों में, और जो कुछ पिछड़े हुए राज्य होते हैं उसमें ये 60-40% का रेशियो होता है। और ये जो इनका आर्थिक बोझा होता है जिस प्रकार की, पर इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है साहब, देखिए कि 2 हेड्स के अंदर सैनिक वेलफेयर जो होती है, जिसके कारण जो सैनिकों का, अब जैसे स्टेट लेवल पे अगर, अब मुझे इसको राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए बट ये प्रैक्टिकल है, जहाँ डेमोक्रेसी है, कुछ जगह सेंट्रल गवर्नमेंट किसी एक पार्टी की है, स्टेट में किसी पार्टी की है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम देती है तो स्टेट, देखिए थोड़ी दिक्कतें आती हैं। और उन दिक्कतों के कारण मेरा ये मानना है कि देखिए, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपको बताना चाहूँ जो आखिरी किस्सा है, पहला अनुदान जो भी मिलेगा एक बोर्ड के तहत जाता है, दूसरा सैनिकों का, नागरिकों का प्रेम हमें मिलता है, उसकी कोई कमी नहीं है। मैं आपकी देश के नागरिकों की और आप मीडिया बंधुओं की बहुत मतलब प्रशंसा जितनी करूं कम है कि हमें बहुत अच्छा लगता है। और तीसरी बात यहाँ जो आपने मेरे को ये बताया कि भाई क्या दिक्कतें हैं, तो अब देखिए सेंटर और स्टेट के अंदर ये बंटवारा होने से सैनिकों की कुछ समस्या है जो आज तक हल नहीं हुई है, जिसमें प्रमुख है, मैं आपको बताना चाहूंगा। आप और हम सब जानते हैं देश के अंदर कोई भी गवर्नमेंट कर्मचारी, चाहे वो सेंटर का हो चाहे स्टेट का हो, किसी भी डिपार्टमेंट का हो, अगर उसकी सेवा के दौरान मौत हो जाती है किन्हीं भी कारण से, तो उनके लिए अनुकंपा नौकरी का प्रावधान है। बिल्कुल है। पर आपको जान के बड़ा हर्ष, मतलब अजीब लगेगा कि भारतीय सेना के लिए, चाहे एयरफोर्स हो, आर्मी हो, नेवी हो, ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई लिखित ऑर्डर है, ना स्टेट गवर्नमेंट का लिखित ऑर्डर है कि जो सेना में लड़ाई के दौरान जिनको शहादत मिलती है उनके लिए तो पूरा देश और पूरी कार्रवाई कानून लिए हैं, पर जो सामान्य मौत हो जाती है, जो बहुत बड़ी संख्या है साहब, मैं आपको बता दूं, तो उनके अनुकंपा नौकरी और उनको योगदान के लिए न तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने आज तक कोई कानून बनाया है, ना ही स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। तो मेरा ये मानना है कि अनुकंपा नौकरी सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें फिक्स करे कि जिस भी तरीके से स्टेट पे ये ना छोड़ा जाए, क्योंकि स्टेट फिर क्या होता है, वो विभिन्न पार्टियों के होते हैं, तो उसमें सैनिक का नुकसान होता है। देशवासियों से मेरी गुजारिश है, पहली बात। दूसरी बात देखिए, आपको मैं बताना चाहूँगा साहब, प्रदेश का एग्जाम्पल देता हूँ। हम राजस्थान जयपुर शहर में मौजूद हैं, आपके चैनल के मैं धन्यवाद करूँगा। मैं राजस्थान सरकार के चीफ मिनिस्टर महोदय से गुजारिश करूंगा, एक रेक्सो नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें पूर्व सैनिकों को नौकरी देने का एक सिस्टम बनाया है। आपको जान के दुख होगा साहब कि एक सैनिक जो सेना में कप्तान की नौकरी करके आया है, सूबेदार में जो सूबेदार, हवलदार, नॉन कमीशन ऑफिसर्स होते हैं वो, जिनकी तनख्वाही 50,000 होती है और पेंशन ही उनकी काफी संख्या में होती है, इनको 10,000 मात्र 11,000 में नौकरी देते हैं। और पिछली बार चुनाव के दौरान गहलोत साहब, आपने हम सबसे वादा किया था कि अगर मैं आया, सरकार में आई, तो हम आपका जो मानदेय है वो कम से कम 22,000 करेंगे, ऐसा मुझे बताया गया। आज तक आपके 3 वर्ष हो गए, कृपया करके अब देखिए साहब, एक इतने बड़े सरकारी कर्मचारी, सैनिक का सम्मान है साहब, पैसा नहीं है। अब 10,000 देते हैं, जो आपका न्यूनतम वेजेज जो एक मजदूर को देते हैं वो भी शायद 18,000 के आसपास है। तो ये एक इस तरह की जो गतिविधि है जिसमें नौकरी देनी है तो दीजिए, नहीं देना है तो हमें आप बेइज्जत मत कीजिए। 10,000 देते हैं, ऐसी एक समस्या क्यों? क्योंकि इसमें सेंटर इंटरफेयर कर नहीं सकता, स्टेट ने अपनी तरफ से कर दिया है। तीसरा एक सबसे बड़ा मुद्दा है साहब कि देखिए आजकल मीडिया का अगेन धन्यवाद हम करना चाहेंगे, आपके कारण जब भी कोई सैनिक के वीर गति को प्राप्त होता है तो पूरा मीडिया कवरेज आता है, हमको सम्मान मिलता है और उससे जुड़ी हुई सारी फैसिलिटीज मिल पाती है।
पर जो पास्ट के अंदर, मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, कमल राम गुर्जर राजपूत रेजिमेंट के थे विक्टोरिया क्रॉस साहब, वो करौली के रहने वाले राजस्थान के। मैं पिछले 3 वर्ष से उनके सम्मान के लिए सब सरकारों को, उनके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, उनके एमएलए को चिट्ठियां दे चुका हूं, मेरे भूतपूर्व सैनिक सेवा समिति की तरफ से, कि भाई आप इनका सम्मान दीजिए जो कानून में है। और कानून ये कहता है। सर ये जो आप बता रहे हैं, ये मैं पूछने वाला था जी, कि बताइए। पिछले करीब जहां तक मुझे याद है, मुझे ध्यान है, 15-18 साल हो गए जी सर। 2000 के बाद की अगर हम बात करें तो जो शहीद होता है युवा, कोई भी सैनिक शहीद होता है, बिल्कुल, उसको सरकारें, उसके जो परिवार है उनको इतना पैसा देती है कि शायद उन्हें जरूरत नहीं रह जाती। सर हर तरह की सुविधाएं, प्रावधान है, हर तरह की सुविधाएं मिलती है। स्टेट अलग तरह से देता है, सेंटर के जो है वो तो मिलता ही है। तो क्या, क्योंकि ये जब आप शुरू हुआ था 1949 में शुरू हुआ था, वक्त वो 51 साल आप अलग रख दीजिए, तो इसी वजह से मैं ये सवाल पूछना ही आपसे ये चाह रहा हूँ कि क्या सर अब इतना सरकारें देती है, ये पब्लिक की तरफ से, जाहिर है पब्लिक सोचेगी कि इतना पैसा मिलता है जो शहीद होता है उनके परिजनों को, तो फिर उनके लिए इस तरह के फंड इकट्ठे करने की क्या जरूरत है? तो क्या सर जरूरत रह जाती है इसके बाद भी? देखिए मैं आपको बताता हूँ साहब, ऐसा है कि जो पब्लिक का परसेप्शन है वो मैं नहीं मानता। देखिए वो आपका है, और इनको क्या दिया जाता है क्या नहीं दिया जाता, देखिए वो सरकारें अपनी तरफ से अगर एक सैनिक का सम्मान करती हैं तो मैं नहीं मानता कोई सैनिक को राशि कोई उसके अधिकार से ज्यादा मिलती है। वो किसी भी सरकारी कर्मचारी का, उसका इंश्योरेंस है, उसका पैसा है, उसका वो मिलता है। मैं नहीं मानता कोई भी सरकार उनको कहती है कि आपको 50 लाख जैसे कोई खिलाड़ी जीत के आता है, ऐसा नहीं होता। हरियाणा का एक उदाहरण मैं देता हूं सर, आपको करोड़ों रुपए वहां पर दिए जाते हैं, मैं आपको बता शहीदों को, नहीं मैं आपको बता, अच्छी खासी रकम वहां मिलती है। देखिए वो सरकार, पेट्रोल पंप तक सरकार उनके परिजन जो होते हैं उनको मुहैया करवाती है। वो क्या है कि प्रदेश की सरकार अगर उनके सम्मान में उनकी मदद के लिए पेट्रोल पंप खुलवा के देती है, बिल्कुल अच्छी बात है, सब सरकार का फैसला है, कम ज्यादा का मैं नहीं कह सकता। पर वो जो मैं आपको जो उस समय जो बात बता रहा था, दिक्कतों की बात बता रहा था, और तो ये है कि जितने भी अनुदान की बात नहीं है, ये सम्मान और समस्याएं। अब एक मैं सम्मान की बात कर रहा था साहब, विक्टोरिया क्रॉस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के, उनको आज तक राजस्थान सरकार ने करौली कॉलेज का नामांकन उनके नाम से नहीं किया है। देखिए एक किस्सा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आजकल सरकारें सम्मान करती हैं, वो छूट गया। तो जो इस तरह के छूटे हुए किस्से, झुंझुनू के अंदर साहब जाइए आप, बगेरा गांव के, राजस्थान के पहले, मतलब पूरे हिंदुस्तान के 7 वीर चक्र थे साहब, क्योंकि एक साथ एक ऑपरेशन में दिए गए, तो सब 7 को हम पहला वीर चक्र विजेता मानते हैं। और वो वीर चक्र विजेता बगेरा गांव के एक हमारे कैप्टन धावाई जी हैं, उनके नाम से भी आज तक झुंझुनू के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में कोई भी सम्मान रूपी कोई सड़क का नाम, तो कहने का मतलब कि सम्मान ज्यादा बड़ा होता है और वो सम्मान कुछ छूटा हुआ है। तो मैं गुजारिश करूंगा सरकार से कि इनकी अनदेखी ना हो और कोई ऐसा आयोग हो जिसके अंदर इनको मिलता रहे। बाकी सरकारें हमारी देखभाल करती हैं, मैं आपको बता दूं, और हम अभिनंदन और धन्यवाद पूरे नागरिकों का करते हैं कि आप बहुत इज्जत देते हैं। ये जो फ्लैग डे होता है जी, क्या आप लोग, आप जो सदस्य हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, जी, तो वो लोग मिलकर सम्मान समारोह आयोजित करते हैं, या फिर इसमें सरकार की, स्टेट गवर्नमेंट की भी थोड़ी बहुत हिस्सेदारी होती है? बिल्कुल साहब, देखिए ऐसा है कि आज के दिन पूरे देश भर में हमारे, जैसे मैंने आपको बताया, केंद्रीय सैनिक बोर्ड है, जिला सैनिक बोर्ड है करीब, और राज्य सैनिक बोर्ड है 35 के आसपास। तो ये सारे जो अधिकारी जो सरकारें सेंटर करती है, स्टेट के नियुक्त करते हैं, और ये अधिकारी के एक ऑफिस होता है जिसके तहत वो भूतपूर्व सैनिक हम सब इकट्ठे होते हैं, जैसी ऑफिसर इंटरेस्ट लेते हैं। आज ही मैं जयपुर के जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल रघुराज साहब है, उन्होंने कार्यक्रम रखा, उन्होंने हमें बुलाया, हम सब गए और वहां पर सब ने हमारी बातें रखी। और आज के दिन लाइक सीएम है, गवर्नर है, कोई भी जिला कलेक्टर है, सबके पास कोई न कोई हमारे भूतपूर्व सैनिक ऑर्गेनाइजेशन पहुंचते हैं और वो उनको ये झंडा भेंट करते हैं और एक सम्मान उनको भी देते हैं। ये बताया जाता है कि हमारी समस्याएं क्या है। आज जयपुर के दिन एक बड़ा विचित्र घटना घटी साहब, हमने भूतपूर्व सैनिकों की तरफ से लाइक गवर्नर साहब के ऑफिस में हमने गुजारिश रखी थी पहले दिन, तो अब आज पता लगा कि नहीं कारणवश उन्होंने कहा कि कल साहब आज हम आपको भूतपूर्व सैनिकों को नहीं बुलाएंगे, क्योंकि सरकार के जो एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी हैं आज उन्हीं को मौका दिया जा रहा है। तो मैं आपके माध्यम से रखना चाहूँगा कि साहब देखिए, अगर सरकारी तंत्र के लोग ही ऐसी चीज़ों में हिस्सा लेंगे
तो हमारी जो समस्याएं हम कब गवर्नर तक बता के रखेंगे? एक झंडा दिवस ही तो मिलता है साहब, जिस दिन हम जाके हमारी बात करते हैं, झंडे से पिनअप करते हैं, वो 2 मिनट हमसे चर्चा करते हैं सामान्य जनमानस से, और लोग अपनी बात रख पाते हैं। चलिए हम आपकी कोशिश करेंगे बातें पहुंचाएं। आप बताइए कि क्या कुछ आप मांग करते हैं, क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं? देखिए सैनिकों ने, मैंने कहा कि देश बहुत सम्मान करता है, हम बहुत धन्यवाद आभारी हैं आपके। पर जैसे मैंने अनुकंपा नौकरी की बात कही, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी करना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को, जिसकी पहल है ये तय करे कि अगर एक सरकार सेंटर से नौकरी मिल गई तो स्टेट में नहीं मिलेगी, पर नौकरी अनुकंपा मिलनी चाहिए। ये ऐसा मेरा मानना है, जैसे बाकी सब सेंट्रल कर्मचारियों के लिए मिलती है। और दूसरी बात जैसे मैंने आपसे रखी कि इसमें अभी एक सवाल और है, ये अनुकंपा पे आपने बात जी बताएं। जो दिल्ली की अगर मैं बात करूं जी सर, तो लगभग वहाँ हजारों जो वर्कर हैं काम करते हैं, उन सिविलियन की बात जी सर, डेथ होती है सर। लेकिन अभी हाल फिलहाल तो मेरे नॉलेज में नहीं है, लेकिन आज से 2-3 साल पहले तक ये चीजें ऑफलाइन होती है, सरकारी रिपोर्ट में ये नहीं होता है। जिनको आप अनुकंपा के आधार पे नौकरी देते हैं वो चयन करते हैं एक ग्रुप में से, कौन किसको ज्यादा जरूरत है, उसमें 20, 30, 50 लोग अभ्यर्थी होते हैं, एक टीम बैठती है। नहीं, मैं नहीं मानता। राजस्थान सरकार के ऑर्डर बहुत क्लियर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर बहुत, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। नहीं, सबके बहुत ऑर्डर्स क्लियर हैं। तो मैं वो देशवासियों से वही तो कह रहा हूँ ना, जब बाकी किसी भी नौकरी में जो भी आपका है, पर सैनिक के लिए तो आपको, जिसकी अब सैनिक खत्म हो गया, बच्चा अकेला है, उसकी बीवी अकेली है, तो अनुकंपा नौकरी दे दे तो उस महिला का भी जीवन चल जाएगा साहब। मेरा गुजारिश है, बाकी देश तय करेगा कि क्या देना है क्या नहीं देना है। दूसरा, जैसे मैंने आपसे हमारी समस्या बहुत मोटी बताई कि अगर आप नौकरी देते हैं और एक ड्रामा कर रखा है देश में कि सैनिकों के लिए, देखिए साहब, हर ये पॉलिटिकल पार्टी ढिंडोरा सैनिक के नाम का सब पीटते हैं, और सैनिक के नाम का मैं आपसे, जब आप इतना हमारा एक करते हैं तो ये बताओ, रेक्सो नाम की एक राजस्थान सरकार की जो स्कीम है, तो उसमें 10,000 मात्र 11,000 एक सैनिक को 12 घंटे आप ड्यूटी दिलाते हैं। ये गैर कानूनी है साहब, बंद करें ये। या आप मिनिमम वेजेस के मार्फत जो आप एक सबसे आपके छोटे कर, और भी मान लो, पैसे की बात नहीं है, सम्मान की बात है साहब। और अगर आपको पैसा देना है तो कम से कम जितना एक ट्रेंड सोल्जर है वो एक अधिकारी रहे हैं, या तो उनको मत दो, और या देनी है तो कानून के दायरे में रह के दे। तीसरी बात मैंने आपसे कहा कि जो सम्मान है, लाइक जैसे आजकल कोई भी है, आजकल पूरा कार्रवाई होती है डिस्ट्रिक्ट में, वो सड़क का नामांकन भी होता है, कॉलेज का भी होता है, कुछ छूटे हुए थे जो मैंने आपको बताया, उस पर भी सरकार को हमने चिट्ठियां लिखी, हमारे विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन ने, पूर्व सैनिकों ने, सरकार को माननी चाहिए। और एक सबसे बड़ी बात है, आपके मार्फत में एक बात पहुंचाना चाहूंगा इस फ्लैग दिवस के ऊपर, कि कॉलेज का नामांकन एक सैनिक शहीद के नाम पे हो जाता है और बड़ा सबका अच्छा, पर जब उसमें मूर्ति लगाने की बात आती है तो वहाँ के लोकल जो, अगर मान लो वो वहाँ के लोग बाग हैं किसी एक पार्टी से एफिलेटेड, नागौर का किस्सा है साहब, नागौर में एक किस्सा हो रहा जहाँ मूर्ति को बने हुए 3 साल हो गए, शायद वो बीजेपी टाइम काल की सैंक्शन की थी, आज उस मूर्ति का अनावरण नहीं कर रहे। देखिए ऐसा राजनीति कर दिया उसका। मेरी गुजारिश है साहब, सैनिकों पे राजनीति मत करें आप, और बेचारे वो शहीद की एक मूर्ति अनावरण वो कांग्रेस के अधिकारी करे या बीजेपी के, हम तो सैनिक है साहब, आप देश की अमानत हैं। तो ये इस तरह का कार्रवाई छोटी है, हो सकता है मुख्यमंत्री महोदय को या किसी को नहीं पता हो। और आखिरी बात मेरी ये है कि साहब, जितने भी ये सैनिकों को समस्याएं, मैंने कहा कि हमारी कोई कमी नहीं है, हमें आपका जो सम्मान जो छोटा मोटा है वो कर दे, और समस्याएं तो बहुत किसकी नहीं है, पर क्योंकि भूतपूर्व सैनिकों के बीच में अब समस्या रहती है साहब, वो 30-35 साल फौज में रहता है, जवानी में जाता है, बुढ़ापे में आता है, और शहीदों के लिए जैसे आपने कहा कि सरकारें पेट्रोल पंप देती हैं, कुछ पैसे भी अनुदान देती हैं, तो अभिनंदन है, पर जो नौकरी वाला मसला है उसको हल करवाना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ सर। बिल्कुल सर, बड़ी गंभीर बातें आपने बताई है और ज़रूरी भी है, क्योंकि देखिए मेन स्ट्रीम मीडिया है वो ज़्यादा कुछ शो नहीं करता है, ज़्यादा कुछ नहीं दिखाता है, और जो मांगे हैं वो दबी रह जाती है। आप आए, आपने ये तमाम बातें रखी हैं, अब इनको पब्लिक सुनेगी, अधिकारी सुनेंगे, ऊपर के लेवल तक ये जाएगी, तो शायद उनको पता चलेगा कि एक सैनिक जिसने अपनी पूरी जवानी देश के लिए न्यौछावर कर दी, और जब उसको आज जरूरत है बुढ़ापे में अपने परिवार को पालने के लिए, अपने खुद के गुजारे के लिए, जब उसको जरूरत है कि उसे कुछ अगर वो नौकरी करे तो ऐसा मान सम्मान मिले कि उसके सम्मान को ठेस ना पहुंचे, उसको कम से कम एक ऐसी फिक्स धनराशि मिले जिससे उसका गुजारा भी हो सके और उसको अपनी आंखें नीचे झुकानी ना पड़े। और दूसरी बात अनुकंपा के आधार की है,
वो भी बेहद जरूरी है, क्योंकि वो परिवार ही Thank दर्द you. समझ सकता है जिस परिवार ने अपने किसी सदस्य को खोया है और उसके बाद उसका लालन पोषण करना कितना मुश्किल होता है। ये तमाम बातें सर आप आए, आपने न्यूज़ 19 पर रखी हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कर्नल देवानंद गुर्जर, रिटायर्ड कर्नल देवानंद गुर्जर, ये हमारे साथ जुड़े, बहुत अच्छी चर्चा इन्होंने की, तमाम मुद्दों को ये बाहर लेकर आए हैं। और आपको भी समझना चाहिए कि सशस्त्र झंडा दिवस क्या है, क्यों ये मनाया जाता है और आप इसमें क्या योगदान दे सकते हैं। एक झंडे की कीमत एक सैनिक समझ सकता है, इसीलिए ये दिन आज सैनिकों का है। लोगों के पास जाते हैं, अगर आपके पास भी सैनिक आए तो आप उनका सम्मान कीजिए, आप उनका स्वागत कीजिए। तो फिलहाल इस खास पेशकश में हमारे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।